अब यहाँ पर क्या है कि जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर हमें लाइन दिया हुआ है तो मुझे बताओ कि तुम्हें इसका स्लोप पता है कि नहीं, कैसे निकालते हैं। डी बाई ए। नहीं, गलत। इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। वाई, इसका रीजन पता है क्यों होता है ऐसा? हाँ बताओ। मतलब माइनस ए बाई बी ना एक्स बाई वाई होता है इस केस में। हाँ, तो तुम्हारा स्लोप क्या होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से स्लोप क्या होना चाहिए और क्यों? वाई? इस आई थिंक इस केस में ये माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाई वाई आएगा शायद, हम्म। इसलिए। अच्छा, तुम्हें रीजन नहीं पता ना क्यों होता है ऐसा? नहीं 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 पता। चलो फिर तो वो मैं बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना या इसको पॉइंट आउट कर लेना एग्जाम उसमें, क्लास के हाँ बाद। सर। हाँ सर। देखो ये क्यों होता है कि क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना कि किसी भी रैंडम कर्व के लिए, कोई भी एक रैंडम कर्व है, जैसे सपोज मैंने ये पैराबोला बनाया है, यहाँ पर अगर सपोज किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर की पॉइंट है जैसे विच इज अल्फा कॉमा बीटा, अगर या फिर x1 कॉमा y1, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, you have to find out the slope of the tangent to this curve y square is equal to 4ax, या f of x के ऊपर y is equal to f of x के ऊपर मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक जनरल मेथड होता है किसी भी कर्व के लिए कि m of the tangent is given by dy by dx at that particular point x1 y1। ये समझ में आया? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एनी कर्व y is equal to f of x is given by dy by dx at x1 y1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास ये जो पैराबोला है, इसका जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देन आई हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा कि dy by dx निकालूंगा, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, d by dx ऑफ रूट 4ax। क्लियर है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। हेलो हेलो हेलो। अब देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास एक लाइन दी हुई है L1, इसका स्लोप M1 है, एक लाइन L2 है, इसका स्लोप M2 है। तो अगर मैंने स्लोप की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से अगर हम जानते हैं, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी, इसका एंगल अगर थीटा है, थीटा 1 है, सेकेंड लाइन का एंगल अगर मैंने थीटा 2 लिया, तो मुझे पता है कि M2 इज इक्वल टू टेन थीटा 2 है, ओके सर। M1 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 है, एंड थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा है। हाँ सर। तो मैं अगर दोनों साइड टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, टेन अप्लाई करता हूँ, टेन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो उसके केस में मेरे पास क्या आएगा? टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है? tan ए माइनस बी। हाँ सर, tan ए माइनस बी का आएगा tan ए प्लस tan बी। और टेन ए माइनस टेन बी। हाँ, tan ए माइनस tan बी बाई टू tan ए tan बी। नहीं 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 नहीं, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस हाँ, वन प्लस tan टेन ए ए tan बी। टेन बी। हाँ यार। और ये भी एक्चुअली में मैं अगर बोलूंगा तो ये वाली जो चीज है ना, ये तुम डिराइव भी कर सकते हो ऑन द स्पॉट अगर चाहो तो, अगर भूल रहे हो तो। हाँ सर। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है तुम्हें? साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन हाँ ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ, माइनस कॉस साइन बी, वेरी गुड।
तो साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ तो ठीक है। और तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का हो गया, यही जो तुमने अभी बोला, दोनों को डिवाइड कर दो हाँ तो तुम्हारे पास आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ही आ जाएगा। और हाँ कॉस से कॉस बी से डिवाइड कर दो दोनों को। ठीक है ना, कर लोगे ना, आसान है बहुत। आसान है। एक्चुअली में पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो सारी की सारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक फॉर्मूले से डिराइव होती है, साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से। ओ पूरी ट्रिग्नोमेट्री, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। तो ये जो है, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा वन tan थीटा वन इंटू tan टेन थीटा थीटा टू। टू, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। और हमें पता है कि टेन थीटा टू इज इक्वल टू एम टू है, तो मैं यहाँ पर एम टू लिख सकता हूँ, एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम। इसीलिए द एंगल बिटवीन द लाइंस ये आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कि हम यहाँ पर मॉड्यूलस भी डालते हैं। मॉड्यूलस हम क्यों डालते हैं, देखो कि जरूर मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है इसमें M1 को नीचे रखा है और M2 को ऊपर रखा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा M1 नीचे रहेगा और M2 ऊपर रहेगा, हो सकता है ओके, रिवर्स हो जाए। तो इस केस में तो कॉट आएगा ना? हाँ, उसके केस में कॉट नहीं आएगा। कॉट तो तब आएगा जब यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा एंगल डिफरेंस, ओके। हाँ है ना, तो वो कभी नहीं होगा। पर अगर M1 और M2 हो गया तो इसके केस में पता है क्या होगा, रिवर्स हो गया तो एंगल में चेंज आ जाता है। मतलब अभी तुम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, तब तुम क्लॉकवाइज लोगे, एंड काउंटिंग द एंगल क्लॉकवाइज इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, ओके। है ना, ये पता है ना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ सर। तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग जो होती है एंगल की, वो पॉजिटिव होती है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है। तो उसी वजह से क्या होता है, उसी वजह से, क्योंकि जब ऐसा होगा तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा। पर हमको तो एक्चुअली एंगल थीटा से मतलब है, मतलब वी, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। हाँ तो सर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसीलिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पर फोकस करते हैं मॉड्यूलस लगाने के बाद। तो तो ये हो गया। अब इसके बाद ना, इसके बाद दो प्रॉपर्टीज आती हैं इसकी। पहली, इफ द कंडीशंस व्हेन लाइन आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, तो बताओ उसके केस में क्या कंडीशन बननी चाहिए। लाइन्स आर पैरेलल। हम्म, लाइन्स आर पैरेलल, मतलब वो क्या बोलते हैं, उनके बीच का इंक्लिनेशन 180 होगा, है ना? नहीं नहीं, वो पैरेलल नहीं होंगी। 180 भी बोल सकते हो, हाँ पैरेलल 180 भी बोल सकते हो, 180 हो या फिर जीरो हो। हाँ। क्योंकि लाइंस के केस में ओरिएंटेशन कोई कोई मतलब नहीं है ना, रिवर्स ओरिएंटेशन, दोनों सेम ही है। ओके। तो टेन जीरो हो या फिर थीटा, या फिर जीरो हो या फिर पाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों ही केस में टेन थीटा जीरो हो जाएगा। tan थीटा जीरो हो जाएगा ना? टेन थीटा जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब एम टू माइनस एम वन बाई वन प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू जीरो हो इक्वल टू जाएगा। जीरो। तो इसका मीनिंग है कि एम वन इज इक्वल टू एम टू हो जाएगा। तो इस, यानी कि हमारे पास एक वो आता है, इससे रिजल्ट आता है कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। ऐसे ही मुझे बताओ वो वाली कंडीशन की व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर। इंफिनिटी आ जाएगा ना, क्योंकि 19 है। हाँ करेक्ट। तो थीटा इज 90, तो टेन थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी। अनडिटरमाइंड। नो 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 नो, टेन तो 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी। हाँ ये इंफिनिटी, तो हाँ ठीक तो है। मैं ये पर हाँ दिस इज अनडिटरमाइंड, टेन 90 इज अनडिटरमाइंड, बट कंडीशन बताओ एम वन एम टू के बीच। M1 M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2 इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी, देन वो दैट एक्सप्रेशन विल आल्सो बिकम इंफिनिटी, जीरो हो जाएगा। हाँ। देखो मैं बताता हूँ, देखो एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू is equal to infinity, and infinity can also be written as 1 upon 0. ओके।
तो व्हाट, इससे हमें क्या मिल रहा है कि 1 + m1 m2 इज इक्वल टू 0, मीनिंग m1 m2 इज इक्वल टू -1, मीनिंग बहुत यूज करते हैं। हाँ, हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज एम वन करते एम हैं। टू इज इक्वल टू -1। हाँ, बहुत यूज करते हैं, और ये आता इससे है। तो जब लाइंस, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयर स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। अच्छा, तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। फिर जब इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा ना, तो फिर अपन क्वेश्चन सॉल्विंग के कैपेबल हो जाएंगे। तो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा। हाँ। अच्छा, एक इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइन से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। कंडीशन फॉर ए पॉइंट to lie on which side of a line? On the side, hmm, तो कैसे बोलेंगे? कंडीशन फॉर ए पॉइंट टू लाई ऑन सेम और डिफरेंट साइड। देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें ना उसको इक्वेशन ऑफ लाइन को बताने से पहले मैं तुम्हें ये चीज बताता हूँ कि इनइक्वालिटी के ऊपर आता है। जैसे सपोज सपोज ना, सपोज तुम्हारे पास एक लाइन है, कोई भी एक रैंडम लाइन, ये ऐसा है, दिस लाइन। अब तुमसे बोला गया है कि तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक तो x1 y1 है और एक x2 y2 है। एक कंडीशन ये है, पहली कंडीशन की, ए कंडीशन में ये x1 y1 एंड x2 y2 दे लाई, दे बोथ लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ये लाइन के राइट में लाई कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ सर। और ऐसा भी हो सकता है कि x1 y1 एंड x2 y2 दे लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन, भी हो सकता है। आइदर दिस ओके। और दिस वन, दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम कंडीशन। तो उसके केस में कंडीशन क्या होती है कि इफ दे लाई ऑन द सेम साइड, देन अगर लाइन की इक्वेशन अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी है, इक्वल टू 0 है, तो जब आप इसको सब्सटीट्यूट करते हो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वाई? रीजन, रीजन भी बता देता हूं मैं तुम्हें। इसके पीछे जो रीजन इन्वॉल्व होता है वो ये होता है कि जैसे सपोज आपके पास कोई भी एक बाउंड कर्व है ना, कोई भी बाउंड कर्व है, जैसे सपोज तुम्हारा सर्किल x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस पर तीन कंडीशंस होती हैं। अगर सपोज x1 y1 अंदर है, x2 y2 सरफेस पर है, या फिर एक x3 y3 बाहर है। पहला वाला केस जब x1 y1 अंदर है, तो उसके केस में जब हम इस पॉइंट को इस कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास लेस देन 0 आता है। ये कंडीशन होती है फॉर ए पॉइंट टू लाई इनसाइड अ बाउंड कर्व। ओके। एंड एक्स, अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है सर्किल के ऊपर, तो इसका मतलब x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। एंड द पॉइंट x3 y3 के लिए क्या होगा? x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन किसी भी बाउंड कर्व के लिए अप्लाई होती है। क्लियर? अब देखो, अब हम लाइन के ऊपर आते हैं। लाइन पर अगर मैंने पहला वाला केस लिया, राइट वाला, तो हो सकता है कि अकॉर्डिंग, लाइन इज नॉट ए बाउंड कर्व, ये ओपन कर्व है। तो हो सकता है ये लाइन के आउटसाइड लाई कर रहा हो,
या फिर हो सकता है दोनों पॉइंट लाइन के इनसाइड लाई कर रहे हो, है ना। अगर हम इसको बाउंड कर्व की तरह ट्रीट करें तो दोनों ही केस में अगर ये अंदर लाई कर रहे हैं तो इसके केस में मेरे पास ये होना चाहिए कि ax1 प्लस by1 प्लस सी मस्ट बी लेस देन जीरो, और इसके केस में मेरे पास ये होना चाहिए कि ax2 प्लस by2 प्लस सी विल ऑल्सो बी लेस देन जीरो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि दिस साइड इज द इनसाइड ऑफ दिस लाइन, जो कि बाउंड कर्व की तरह अगर मैंने ट्रीट किया तो। करेक्ट। ठीक है मानस। हाँ सर। तो उसके केस में क्या होगा कि लेस देन जीरो दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए। माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव। और दूसरा केस ये है कि आप ये मान के चल रहे हो कि जो पॉइंट ए है वो दोनों ए x1 y1 और x2 y2 दोनों ही बाउंड के आउटसाइड है, तब भी दोनों पॉजिटिव, तब दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव ही होगा। करेक्ट। तो ये वाली चीज होगी। तो इसके केस में दोनों ही केस में ये ग्रेटर देन जीरो होगा दोनों का प्रोडक्ट। तो ये होती है लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द लाइन। मैं इसके इसके बेस पर तुमसे क्वेश्चन भी पूछूंगा इसके तुरंत बाद। तो ये है। और दूसरा केस ये है कि दे आर लाइंग ऑन द डिफरेंट साइड, लाइंग ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द लाइन। डिफरेंट साइड ऑफ द लाइन के केस में क्या होगा कि ऐसा होगा या तो ax1 प्लस by1 प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो दूसरा ax2 प्लस by2 प्लस सी लेस देन जीरो होगा, और ax1 प्लस by1 प्लस सी लेस देन जीरो होगा, एंड ax2 प्लस by2 प्लस सी ग्रेटर देन जीरो होगा। पर दोनों ही केस में हम अगर इन दोनों ही केस को लेते हैं इधर दिस और दिस, ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी हमेशा लेस देन जीरो होने वाला है। तो तुम्हें कंडीशन कौन सी याद रखनी है, ये वाली। अगर सेम ओके साइड सर। पर लाई करते हैं तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर अपोजिट साइड पर लाई करते हैं तो लेस देन जीरो होगा बस। कभी ओके कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जाता है कि जैसे कि सपोज अगर तुमसे बोल दिया जाए कि ये फाइंड आउट करो कि इंडिविजुअल पॉइंट कहाँ लाई करता है। जैसे सपोज इसमें बोला कि अल्फा कमा बीटा एक पॉइंट है, वो इंडिविजुअल पॉइंट कहाँ लाई करता है, जीरो के साइड या फिर जीरो के अपोजिट साइड। तो उसमें तुम एक पॉइंट तो अल्फा कमा बीटा कंसिडर कर लोगे और एक पॉइंट जीरो कमा जीरो कंसिडर कर लोगे। क्लियर। यस। चलो, अब इसके बेस, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो मैं इसके बेस पर तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ।
यार दिख रहा है क्या? एक मिनट ये देखो। एक मिनट सर। नहीं सर, बहुत ब्लर है। बहुत ब्लर है क्या? हाँ। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक बार और रिपीट कर दोगे, मैं लिख रहा हूँ। मैं लिख देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई inside the triangle formed by x plus y is equal to 5 and coordinate axis। ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं 2,2, 3,3, 0,0 एंड -1, -1। हाँ, 5 मिनट से। ओके करो। सर मेरे को ना 2,2 आ रहा 2,2 आ रहा है ना? है। हाँ। सही सही आ रहा है, करेक्ट है एकदम। सर। तुमने 2 पॉइंट लिए होंगे, एक तो 0,0 लिया होगा है ना? हाँ सर। वैसे कंफ्यूजन तुम्हें यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये 0,0 तो होगा ही नहीं क्योंकि लाइन ऐसी बनेगी तुम्हारी। हाँ जीरो सर, कमा जीरो ऐसे तो मतलब हाँ, ऐसे स्लांटिंग, हाँ वैसे है। ऐसे बनेगा, और -1, -1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस ट्राइंगल के बाहर है वो। ये हाँ दोनों तो सर। कट के बाहर हो गए। अच्छा, 2,2 एंड 3,3, 2,2 एंड 3,3 में तुमने चेक किया होगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद करो तुम ये वाला क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये दिख रहा है, ये भी एक और कौन। हाँ, ये बहुत ब्लर है, उससे भी ब्लर है हाँ ये। हाँ हाँ, ये एक्चुअली यार यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे मिले थे तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, लेकिन मेरे पास बहुत क्लियर डालता हूँ वैसे मैं लिख देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ सर। इससे पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक जब है। इनइक्वालिटी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कभी कभी तुमसे एडवांस में या फिर मेंस में तो कम, एडवांस में ज्यादा पूछते हैं इस टाइप की चीज थोड़ी सी। मान ओ। लेते हैं हमारे पास अगर एंगल दिया हुआ है, जैसे दो लाइंस दी हुई हैं ऐसे,
एक है ये और एक ये है। ये है सपोज तुम्हारी a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2। अब कंडीशन ये है कि अगर एक पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, इट इज लाइंग इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइंस। हाउ टू चेक कि ये जो पॉइंट है ये इस दोनों लाइंस के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है? हाँ सर, अब वैसे कैसे जान सकते हैं कि अगर दो लाइन दिया हुआ है, हम्म। मैं क्या बोलूंगा, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम्म। फाइंड करने के बाद हम्म। वैसे करेंगे तो ये हो जाएगा। कैसे? बताओ मुझे एक बार। इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। करेक्ट। और सॉल्व करने के बाद। हाँ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आने के बाद हमारा जो थीटा दिया हुआ है हम्म। उससे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। हाँ ठीक फिर है। पता चल जाएगा कि अल्फा कमा बीटा उसके अंदर लाई करते हैं। नहीं, उससे हमें अल्फा कॉमा बीटा कैसे पता चलेगा? हो सकता है, अब देखो, हो सकता है इस, तुम जो स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो, किसका स्लोप फाइंड आउट कर रहे हो? इन दोनों लाइंस का। दोनों लाइंस का तो अलग पता है हमें, इसका -a2/b2 है और इसका -a1/b1 है। उससे हमें ये क्या पता हाँ। चलेगा? इस समय ये पता नहीं चलेगा कि ये पॉइंट अंदर लाई करता है या नहीं। तो नो आइडिया से। हम्म। इसके लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर अल्फा कमा बीटा लाइज इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइंस, देन a1, इसमें भी यही चीज होती है, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 must be less than 0 if alpha beta lies inside the angle। और दूसरी चीज, इफ अल्फा, सपोज दूसरा ये है कि अल्फा बीटा लाइज आउटसाइड द एंगल, तो इसका ओ। रिवर्स होगा, वो ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इज ग्रेटर देन 0। और ये कैसे आता है वो मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि अगर मैंने अभी समझाया ना, तो ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, बाइसेक्टर के ऊपर। जैसे अगर हमने इसके ऊपर बाइसेक्टर डाला ना, इससे कनेक्ट करता हुआ, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ना, ये दोनों अपोजिट साइन में होने चाहिए। इसीलिए जो वो होता है ना, इसीलिए अल्फा कोमा बीटा, ये पहली वाली जो कंडीशन तुम देख रहे हो, ये पहली वाली कंडीशन उससे आती है। पर जरूरी नहीं है कैसे आ रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंडीशन होती है। बस मैंने तुम्हें लॉजिक से बता दिया है कि अगर तुम जब आगे पढ़ोगे ना, जब मैं तुम्हें एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बताऊंगा दो लाइंस के बीच की, पेयर ऑफ लाइंस में, तब ओके। तब तुम जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द बाइसेक्टर सीखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला, क्योंकि अगर ये अंदर लाई कर रहा है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पर पॉजिटिव एंग साइड उसमें होगी, साइन में होगी, और ये नेगेटिव साइन में होगी। एक इक्वेशन आती है उसमें, उस पर। और अगर ये किसी भी साइड में होता, अगर बाहर एक्सटर्नल होता ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो ये दोनों पॉजिटिव होती, या तो इधर की तरफ या फिर ऐसे इधर की तरफ बाहर से, दोनों पॉजिटिव ही होती। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है कि लेस देन जीरो साइन आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेस देन जीरो साइन। पर फिर बता रहा हूं मैं, अभी रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? ये भी तुम्हें बाद में अपना समझ में आ जाएगा जब मैं बाइसेक्टर्स वगैरह समझाऊंगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब तुम इसके बेस पर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये है, ये a बाई ए स्क्वायर है, a बाई ए स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय द लीनियर इक्वेशन
y is equal to x by 2, x greater than 0 and y is equal to 3x. अभी जो क्लियरली दिख रहा है ऑप्शंस दिख रहे हैं सर, ऑप्शंस। ऑप्शंस दिख रहे हैं तुम्हें? हाँ। देन a बिलोंग्स टू, तो क्वेश्चन मैंने तो लिख दिया है। क्वेश्चन ये है, इफ a कॉमा a स्क्वायर फॉल्स इनसाइड द एंगल मेड बाय द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x by 2 एंड y इज इक्वल टू 3x, देन a बिलोंग्स टू व्हाट? तुम्हें a का वो जानना है, इनइक्वालिटी। ओ, अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हें वो वेवी कर्व मेथड आता है इनइक्वालिटीज में सॉल्व करने वाला? बेबी का मेथड, हाँ थोड़ा बहुत आता है सर, कर आ, लूंगा। आता है ना? हाँ तो करो एक बार, अगर कोई डाउट आएगा तो मैं बता दूंगा वेवी कर्व मेथड क्या होता है। बेबी का मेथड सिंपल चीजों के लिए आता है सर, कर लूंगा। बस बस बड़े बस। बड़े जब, हाँ बड़े बड़े इक्वेशन जब आते हैं तब थोड़ा प्रॉब्लम आता है, नहीं तो हो जाए। हाँ तो ये यहाँ पे इजी बनेगा। ठीक है सर, एक मिनट ना। हम्म। ये मेंस का क्वेश्चन है सर। हाँ मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं आता होगा तो वो नहीं कर पाएगा। ओके।
सर मेरा 1/2, 3 आ रहा है। हाँ करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब तुम्हें आता है वेविगर मेथड। हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना है, सही है। और फिर मैं ठीक है नेक्स्ट क्लास में तुम्हें इक्वेशंस ऑफ लाइंस बताऊंगा कैसे आती है। और फिर उसके बाद फिर तुम जेई मेन के पीवाई क्यूज जो है ना, हाँ एमटीजी, सर। वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना। ठीक है सर। है तुम्हारे पास कोई बुक एमटीजी पीवाई क्यू हाँ की? सर, एफटीजी की है। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके बाद तुम्हारा टारगेट ये रहेगा कि जैसे जैसे मैं तुम्हें टॉपिक्स कवर करता जाऊंगा ना, वैसे वैसे तुम पहले पीवाई क्यूज कंप्लीट करोगे। ठीक अब है सर। पीवाई क्यूज में तुम्हें जो भी डाउट आते हैं वो तुम मुझे ग्रुप पे सेंड कर सकते हो या पर्सनली भी सेंड कर सकते हो, तो मैं तुम्हें सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगा, है ना? ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।